अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान है, मेरा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है। तो आज आपके साथ मैं फ़िज़िक्स के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ डिस्कस करूँगा। 9th क्लास फ़िज़िक्स है हमारे पास। लास्ट टाइम हमने आप लोगों के साथ 10th क्लास फ़िज़िक्स के साथ कुछ ना कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए थे और उस समय हमारे पेपर में 95% बल्कि इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके टू द पॉइंट बिल्कुल जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए थे वही आया है। तो लाज़मी बात है कि आज जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं तो आप लाज़मी इसको करें, वीडियो को एंड तक आपने देखना है और इंशाल्लाह आपको लाज़मी फ़ायदा होगा। और ये वीडियो है हमारी फ़िज़िक्स के ऊपर। फ़िज़िक्स पहला चैप्टर है हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल है, वो भी छोटे से, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है जी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। चैप्टर का नाम भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आपके पास दो किस्म की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है बेस यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। बेस यूनिट की तादाद आपके पास टोटल 7 है, ठीक है। और इसमें आपके पास MCQs एक आ सकता है कि लेंथ को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास आ सकता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है, और भी बहुत से हैं। ड्राइव्ड यूनिट की तादाद वो बेशुमार है क्योंकि वो कम्बिनेशन है बेस यूनिट का, तो उनकी तादाद जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, ये सारे ड्राइव्ड यूनिट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है जी ब्रांचेस। पहला चैप्टर है, पहला पेज है। इसके ऊपर आप जब पहले दिन क्लास में गए होंगे तो आपको टीचर ने आपको पहले दिन ही यही दिए होंगे कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आपने याद करनी है, 2 2 3 3। उम्मीद है आपको सारी आती होंगी। सारी आती हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती तो लाजमी यकीन करें प्लाज्मा फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, जियो फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको कहा था कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए बेस क्वांटिटी को एक आला होता है, एक उसके साथ रेफरेंस लिया जाता है जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। अब देखें जी, लेंथ को मेजर करने के लिए आपके पास कौन सा आला है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो वो आपके पास मीटर रॉड है, स्क्रू गेज है और उसके साथ वर्नियर कैलिपर है। हाँ जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि लीस्ट काउंट मालूम करें मीटर रॉड का, वर्नियर कैलिपर का और स्क्रू गेज का। ये MCQs आ भी चुके हैं। लीस्ट काउंट आपके पास मीटर रॉड जो होता है ना, मीटर रूल है इसको, ठीक है। तो उसमें जो आपके पास आता है वो 0.1 सेंटीमीटर, वो मैक्सिमम जो मेजर कर सकता है एक्यूरेटली वो 0.1 सेंटीमीटर को है, यानी 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इसी तरीके से आपके पास वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो आपके पास आ जाता है 0.01 सेंटीमीटर, यानी वो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तकरीबन उसकी लेंथ ये है, तकरीबन इतनी, ठीक है। इसको 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हर एक हिस्से की वो एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकता है मीटर, और 10वें हिस्से की वर्नियर कैलिपर 100वें हिस्से की, और इसी तरीके से आपके पास स्क्रू गेज आ जाता है, वो कर सकता है जी 0.001 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल आए हुए हैं जी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है कि आपने रिलेशनशिप लेना है नैनो पाइको, और एक आई थिंक है मिली, ठीक है। इन तीनों के दरमियान आपने रिलेशन लेना है, वो न्यूमेरिकल है आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में आप देखते हैं बहुत बड़े डिजिट या बहुत छोटे डिजिट हैं, उनको आप क्या कर लेते हैं जी, सिंप्लीफाइड 10⁻⁴ समथिंग में आप उसको कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन हो जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर इंतहाई अहम क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है वो ये बनती है, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। क्या होता है, आपका मीटर है ना, मीटर रॉड है या फुट आर्म स्केल जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, बच्चों की ज्योमेट्री में भी होती है, तो आप देखें जी उसके ऊपर आपका क्या हो जाता है, तो टोटल 1 फुट जो होता है वो 30 सेंटीमीटर के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो हर सेंटीमीटर के 10 बराबर हिस्से बनाए जाते हैं। 0.1 तक उसकी क्या है जी, वो मेजरमेंट एक्यूरेटली कर सकता है, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज आपके पास कोई बॉडी है, उसकी आपने मेजरमेंट करनी है, ये कोई लेंथ है उसकी, तो आप मेजर कर रहे हैं तो वो आपको दे रहा है जी 12.1। तो यहाँ पे 12 जो आया है ना आपके पास, ये तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट होता है। ये जो 0.1 है ना आखिरी, तो ये डाउटफुल फिगर है। इसमें से देखें जी, लाजमी बात तो नहीं है 0.1 के ऊपर ही आपका वो लाई कर रहा हो, उसमें कुछ थोड़ा बहुत इजाफा भी हो सकता है, कुछ कमी भी हो सकती है। कोई परफेक्ट आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये ज़हन में रख लें, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है कायनात में। तो ये जो उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ रही है, वो डाउटनेस जिसको आप बोल रहे हैं, या जिसके अंदर शक व शुबहात आ रहे हैं,
वो आपके पास क्या है जी, डाउटफुल फिगर। ये तीनों मिलके आपके पास क्या बनाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ डिजिट आ जाते हैं आपके पास। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12.1, 12.10, 12.100। ये तीन मैंने डिजिट लिखे हैं जी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इनकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, आप मीटर रूल से मेजर कर रहे हैं तो 3 है। देखें ना जी, वैल्यू एक ही जैसी है, समझ आ रही है ना, वैल्यू एक ही है। पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरो लगा दे उनकी कोई वक़्त नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपने देखना है लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 है, तो 0.1 तक वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो ये इसके अंदर आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो 3 आएंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4 होंगे, लेकिन यहाँ पे 5, हालांकि डिजिट एक जैसा ही है। तो ये थोड़ा सा आपने देख लेना है, स्क्रू गेज या जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लीस्ट काउंट के हिसाब से आपने उसको मेजर करना होता है। कुछ उसके रूल हैं, तमाम जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं। ज़ीरो दरमियान में आ जाए डिजिट के, वो एक आपके पास आ जाता है। पहले चैप्टर में तकरीबन आपके पास यही है। हाँ, ये ज़हन में रख लें कि हम जो है ना फिज़िक्स पीटीबी की इसको लेके चल रहे हैं, इसमें देखते हैं। मैं पढ़ाता भी बच्चों को इसी के हिसाब से ही हूँ, ठीक है, और इसी को ही आगे लेके चल रहा हूँ। इसमें न्यूमेरिकल आपके पास कुछ हैं। न्यूमेरिकल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि आपने नैनोमीटर या नैनो, पाइको और मिली, इनके दरमियान रिलेशन देखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल के हिसाब से। पहले चैप्टर में तकरीबन इतनी ही है चीज़ें, और कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी स्टोव वॉच है किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और आपकी इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिस तरीके से आपके पास जो तराजू होता है उसमें एक तरफ आप 1 किलोग्राम का वो वेट रखते हैं, दूसरी तरफ वो मैस मालूम करने के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये है जी पहला चैप्टर। जी नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है काइनेमैटिक्स। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास एक चीज़ रह गई है, ज़ीरो एरर और प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस की वैल्यू आपने याद कर लेनी है। नैनो किसके लिए इस्तेमाल होता है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है प्रीफिक्सेस में। सेकंड चैप्टर है हमारे पास काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होता है, कोई भी बॉडी जो मोशन में होती है, ये नहीं देखना कि किस वजह से वो मोशन में है, सिर्फ उसकी मोशन को देखना है, वो आपकी काइनेमैटिक्स में आ जाती है, फिज़िक्स की ब्रांच है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, इसमें जो छोटी डेफिनेशन है और इसमें जो सबसे इंतहाई अहम है वो है जी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास लाजमी क्वेश्चन आपने ये करना है। और 3 इक्वेशन है ग्राफ की मदद से, लेकिन ग्राफ आपको करना भी तो आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, ज़रा ये ज़हन में रख लें कि आपके पास एक तरफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम चल रहा है, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि ये मेरे पास कोई बॉडी है, उसकी पोजीशन ये ग्राफ आपको ड्रा करके दे देता हूँ, तो ये जो मैंने ब्लू लाइन से ये जो लाइन ड्रा की है, ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रही है। तो अब देखें जी, आपने एक चीज़ को ज़हन में रख लेना है। ग्राफ अक्सर जो है ना, बच्चों को यही शिकायत थी, मेरे पास लास्ट मंथ में भी आए हैं, तो उनको मैंने लाजमी ये करवाया है। तो आप देख लें कि आप डिस्प्लेसमेंट या तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा या नीचे की तरफ कम होगा। इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो लिहाजा डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो रही। जिस जगह पे है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं हिल नहीं रहा, तो मेरी हालत क्या होगी, तो मैं स्टेट ऑफ रेस्ट पे होऊंगा। ये वाला ग्राफ आपको रेस्ट को बता रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल आए हुए हैं, ये ज़हन में रखने, पेपर में आए हुए हैं। यहाँ पे टाइम टी है और इधर बल्कि वेलोसिटी लिख दूँ, अगर सिर्फ वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था तो ये वेलोसिटी में लिख देता हूँ, और फिर वही बात ये। अब ये ग्राफ क्या चीज़ शो कर रहा है, तो अब ये चीज़ आपकी क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी किसी से वो मूव कर रहा है। लेट्स सपोज वो 40 की स्पीड से जा रहा है, 50 की स्पीड, उसके अंदर ना कमी कर रहा है ना उसको बढ़ा रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ऊपर वाले में रेस्ट में है तो फिर भी एक्सेलरेशन 0 ही होगा, इसमें भी एक्सेलरेशन 0 है। ये MCQs आए हुए हैं, ठीक है, ये ग्राफ आए हुए हैं। इसी तरीके से आपके पास एक और ग्राफ वो पूछते हैं, ये बॉडी ऐसे जा रही है, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है, या जिसको ऐसे फासले से मैं जाहिर कर रहा हूँ, टाइम इधर को आपका बढ़ रहा है, तो ये चीज़ क्या शो कर रही है। अब देखें जी, लेट्स सपोज उसने 10 मीटर का फासला पहले 10 सेकंड में किया, फिर 10 मीटर का फासला अगले 10 सेकंड में किया, तो ये देखें एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ उसके अंदर क्या है जी, फासले में तब्दीली आ रही है। तो ये आपका जो ग्राफ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो तो फिर ये शो करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। इफ अ बॉडी
कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये बात है वो कि 10 सेकंड में अगर 10 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है तो अगले 10 सेकंड में मज़ीद 10 किलोमीटर ही करेगा, कम या ज़्यादा नहीं करेगा, तो ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये आ जाए आपके पास ग्राफ, तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, कभी स्पीड बढ़ा रहा है, कभी कम हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसी तरीके से एक और चीज़ जो लास्ट आपने देखनी है, ये 4 से 5 ग्राफ हैं और ये लाजमी पूछे जाते हैं, इनमें से एक उम्मीद है आपके एमसीक्यूज़ में लाजमी आएगा। अब ज़रा देखें जी, इधर को आपका सीधा इधर ही जा रहा है, अब की बार इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम है, तो अब देखें जी कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, टाइम भी चल रहा है, कंटिन्यूसली वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इसमें आपके पास यूनिफॉर्म होगा, क्या यूनिफॉर्म होगा एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ आपको इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। इसी तरीके से इसका उल्ट मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, आपके पास आ जाता है ये ऐसे, इस दौरान क्या हो रहा है, वेलोसिटी थी इधर को, टाइम था इधर को, टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी अब कम हुई है, डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव था, इधर होगा नेगेटिव, तो ये रिटार्डेशन या जिसको आप कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इसमें पैदा हुआ है। तो ये ग्राफ आप लाजमी करें। ठीक है, ये आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अक्सर आपने पूरा साल पढ़ लिया है और आपको इस चीज़ का अगर कंसेप्ट नहीं है तो आपके क्वेश्चन, आपकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, सारी इसी के ऊपर बेस कर रही है, सारी की सारी यही ग्राफ बनाने हैं, फिर उस हिसाब से आपने लेके चलना होता है, तो ये लाजमी करें। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ डेफिनेशन है जिसमें आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन आ जाती है। ट्रांसलेटरी मोशन अक्सर बच्चे कहते हैं जी सर देखें जी हम भी तो जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, या कोई कर्व बाद में मूव कर रहे होते, कोई फात फॉलो कर रहे हैं, वो ट्रांसलेटरी मोशन है, और कौन सी चीज़ है जो ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं होगी। तो मैंने कहा है बच्चे देखें, ये देखें यहाँ से मार्कर को मैं चलाता हूँ सीधा, सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, जिसमें कोई भी बॉडी एक पाथ को फॉलो करती है विदाउट रोटेशन। लफ्ज़ मैंने विदाउट रोटेशन, इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हैं विदाउट स्पिनिंग। देखें अब ये मैं इसको मूव करवाता हूँ, सीधी लाइन में भी जा सकता है, कर्व पाथ में भी आ सकता है, तो ये सीधा है कि ये कर्व पाथ, तो ये क्या था, इसने ट्रांसलेटरी मोशन में मूव किया है। लेकिन अब की बात देखें, मैं इसको रोटेट कराते हुए लेके जा रहा हूँ, ठीक है, रोटेट करवाते हुए ये आ रहा है, सीधा भी या कर्व पाथ में गया, तो इसने रोटेशन की है, रोटेशन करेगा तो ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी। समझ आ गई? या आप इसको आसान अल्फाज में, अगर गुलाटी मारते हुए जाता है ना कोई बच्चा, या आप खुद जाते हैं, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन आपके पास आ जाती है। उसके बाद आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है, वेक्टर स्केलर, हाँ जी लाजमी करें, ये सारे वेक्टर में ही आ जाते हैं आपके। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, फिर उसमें आपके पास क्या आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है जी स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क बताएं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो लास्ट में है जी वो न्यूटन्स लॉ है। ठीक है, उसमें वो क्या है जी, सिर्फ आपके पास जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, जहाँ पे आपके पास एस आ रहा है उसको आपने कन्वर्ट कर देना है एच में, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ, और जहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन आ रहा है उसको आपने जी में कन्वर्ट कर देना है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जी। समझ आ गई? बाकी आपकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस यही करें। आपके पास ग्राफ आपको मैंने समझा दिए जो समझाने थे, डेफिनेशन है छोटी छोटी, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, स्केलर, वेक्टर, इसके अलावा आपके पास और आ जाती है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये लाजमी करें आप इस चैप्टर में से। जी हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड, डायनामिक। ठीक है, इसमें हमारे पास जो लॉन्ग भी आना है, शॉर्ट भी आना है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास फोर्स, इनर्शिया है। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ न्यूटन। न्यूटन वो साइंसदान नहीं है जिसके सर में सेब पड़ा था और उसने आपको लॉ दे दिए थे, न्यूटन के लॉ। ये फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, उसकी आपने डेफिनेशन करनी है, वो लाजमी करें। उसके बाद लॉ ऑफ वो आगे हैं जी, मोमेंटम की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, इनर्शिया की डेफिनेशन है, और आपके पास जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो न्यूटन लॉ है, 3 है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉन्ग के हिसाब से आप कर ले बेहतर है, क्योंकि थोड़ी बहुत इसके अंदर डेरिवेशन मौजूद है। ठीक है, फ्रिक्शन, इसके यूजेज और इसके लिमिटेशन या इसके कहने नुकसानात जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वो आप लाजमी करें। इसके अंदर आपके पास चलने में मदद देती है, आपकी गाड़ियाँ हैं उनके ब्रेक सिस्टम में फ्रिक्शन इस्तेमाल बहुत सी है उसके अंदर।
फिर आता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लाजमी करें। उसकी एप्लीकेशन में आपके पास बैंकिंग ऑफ रोड कर लें और क्रीम सेपरेटर, वो 2 आप कर लें, आपका मुकम्मल हो जाएगा ये चैप्टर, इसमें यही है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर में हमारे पास है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखें जी, हमारे पास सबसे पहले इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आ जाता है। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है? देखें जी, मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। आपके पास 2 एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक वर्टिकल एक्सिस होता है जिसको आप वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपके पास कोई बॉडी है, वो इन न प्योर एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, न प्योर वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, वो कोई दरमियान का फासला ले रही है, यहाँ तक एक वेक्टर है, ठीक है, वो मूव कर रही है। लेट्स सपोज उसने फासला यहाँ तक ए फासला तय किया, तो हम कहते हैं जी कि इसने एक्स एक्सिस के हिसाब से कितना फासला तय किया है, वाई एक्सिस के हिसाब से कितना फासला तय किया है। तो हम लेट्स सपोज करते हैं कि इसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो है जी थीटा। तो इसके ऊपर अगर यहाँ पे मैं अगर एक बल्ब लगा दूँ तो उसके ऊपर इसका साया जो नीचे की तरफ बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा, मैं डॉटेड लाइन से ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के हिसाब से यहाँ तक इसने फासला जो तय किया है उसको ए एक्स कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से ए ने जो वाई एक्सिस के हिसाब से जो फासला तय किया है यहाँ तक, ये वाला, ये है जी ए वाई। और इसमें आपके पास 2 चीज़ें आ जाती है, एक चीज़ होती है हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल क्या होती है? थीटा के साथ वाली साइड जो है, देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, थीटा के साथ वाली साइड को आप हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जबकि थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं जी? वर्टिकल, परपेंडिकुलर। और इसी तरीके से जो यहाँ पे इसका 90 एंगल है, 90 के सामने वाली साइड होती है, इसको आप बोलते हैं जी हाइपोटेनियस, या जिसको आप क्या बोलते हैं जी? वतर, ठीक है। ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से, क्योंकि आगे जो आपके टॉपिक आ रहे हैं टार्क, इसमें सारी चीज़ें इसी के रिलेटेड काम कर रही होती हैं कि थीटा कहाँ पे मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, कब टार्क आपको मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, वो एक लंबा टॉपिक है। बहरहाल आपने ये लाजमी करना है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, उसमें आपने, इसमें एक और चीज़ रह गई है जी हमारे पास, एडिशन ऑफ फोर्सेज, जिसको आप क्या कहते हैं जी? बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। आप किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए भी हैं और अब भी चांसेस हैं। इक्विलिब्रियम है जी, इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन है जी आपके पास, कि देखें जी आपके पास एक ये जैसे खड़ा है जी, यहाँ पे ये आपके पास, यहाँ पे एक कील हमने लगा दिया है इस वाइट बोर्ड को खड़ा करने के लिए, और एक इधर लगा दिया है, ठीक है। तो ये बोर्ड कौन सी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर सिर्फ एक कील में लगा देता तो ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता, क्योंकि उसमें टोटल सम ऑफ फोर्सेस 0 होती, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि 2 लगा दिए हैं तो एक इसके अंदर क्लॉकवाइज जो टार्क पैदा हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस वजह से यहाँ पे ये सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है स्टेट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये आपके पास आ जाती हैं 3 उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी कह लें कि शक्लें।